हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का ऑलरेडी एक पार्ट आ रखा है जो कि आप आई बटन में देख सकते हो, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। अब यहाँ पर होते क्या है, यहाँ पर क्या होता है, देखो भाई सिंपल सी बात है, सिंगल पेरेंट होते हैं। सिंगल पेरेंट मतलब कि जैसे एक नॉर्मल केस में क्या होता है, मदर होता है और फादर, दो चीज़ें होती हैं, तभी एक नया संतति आता है। तो इसके अंदर क्या है, मदर फादर का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या होती है, मदर होती है, क्योंकि हमें पता है, हम जनरली हम कहते हैं कि माँ ही बच्चों को जन्म देती है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो है सिर्फ मदर का। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें सिंगल पेरेंट के द्वारा, ठीक है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो गाइस अब तक आपको समझ में आ गया होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या हानियाँ हैं उसकी। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो भाई, सबसे पहला एडवांटेज ये है, मेट्स नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ये है कि भाई देखो, कोई भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें दो चीज़ें होती है, मदर और फादर। ठीक है, तो यहाँ पर ना ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि मतलब फादर हो या ना हो, कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स की बात कर रहा था मैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिंपल मदर से भी काम हो सकता है, यानी कि यहाँ पर साथी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूसरे की, तो रैपिड रिप्रोडक्शन। अभी आपने देखा होगा, कोरोना वायरस का नाम सुना ही होगा यार, अभी तो चल ही रहा है। तो वहाँ पर आप देखो कि कोरोना क्या अपनी संख्या को कितनी जल्दी से बढ़ा रहा है, बॉडी के अंदर वायरस अपनी मात्रा को 2 से 3 दिन के अंदर कई गुना बढ़ जाता है, और आदमी 1 हफ्ते के अंदर इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मात्रा क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जनन जो है ना काफ़ी तेज गति से होता है। ठीक है, कुछ मिनटों कुछ घंटों, जैसे आपका अमीबा है, अमीबा अपनी संख्या घंटों में ही बढ़ा लेता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होती है। तीसरा क्या है, अधिक गति से जनसंख्या बढ़ाना, यानी कि सिंपल सी बात है, जब रिप्रोडक्शन वो तेज़ी से करेंगे तो कुछ ही टाइम में उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। तो यानी कि इनमें जनसंख्या क्या होती है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि फंगल वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, आपने देखा होगा, जैसे आपका दूध ही हो गया, तो दूध के अंदर थोड़ा सा दही डालते हो आप, ठीक है, 3 से 4 या 6 घंटे के अंदर पूरे दही बन जाते हैं। तो उसके अंदर क्या बैक्टीरिया ही तो होते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम का। तो वो भी देखो कुछ ही घंटे में क्या होता है, अपनी मात्रा बढ़ा लेता है, जिससे दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें कि अच्छे जीन गुण हस्तांतरण, यानी पॉजिटिव जेनेटिक ट्रांसफर, होता क्या है कि मान लो कोई भी जीव है, ठीक है, अगर उसमें कोई पॉजिटिव चेंज आया तो वो क्या होता है, वो अगले संतति में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट है, तो उसमें जीन में कोई ज़्यादा चेंज तो आना नहीं है। तो जब आएगा नहीं जीन में चेंज, तो जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो क्या होंगी, डायरेक्टली अपने अगले जीन में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला तो है भाई विभिन्नता की कमी। सिंपल सी बात है, जैसे ह्यूमन के अंदर देखो, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो हमारे में क्या है, मदर है, फादर है। अब यहाँ से डीएनए मिल रहा है हमें, और इनका भी डीएनए मिल रहा है। तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो दोनों डीएनए, हाफ ऑफ डीएनए दोनों जाएंगे, और तब उसका जन्म होगा। तो बेसिकली क्या है कि दोनों अलग अलग तरह के डीएनए आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो वेरिएशन है ये आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। उसके अलावा मैं बात करूँ विभिन्नता न्यूनतम, क्यों है न्यूनतम? क्योंकि भाई देखो, एक डीएनए है, उसी से एक नया डीएनए बनाना है। अब हमें पता है कि जब डीएनए कॉपी होती है तो उसमें कमियां रहती हैं कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या था, इस वाले केस में 2 अलग अलग डीएनए थे। तो जहाँ पर 2 अलग अलग वैरायटी है वहाँ पर ज़्यादा कमी रहने के चांसेस हैं या ज़्यादा चेंज होने के चांसेस है, जहाँ पर सिंगल डीएनए है। बताओ, आप ही बताओ। तो सिंपल सा इसका जवाब होगा भाई, जो सिंगल है वो चेंज होने में टाइम उसमें कम से कम गलतियाँ होंगी, जबकि जो 2 डीएनए अलग अलग है वहाँ पर अधिक हो सकती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, चेंज जो है बहुत ही कम होता है या ना के बराबर। ठीक है, बहुत रेयर चांस है, कुछ एक जीव है जिसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो एकल रिप्रोडक्शन होता है उसमें म्यूटेशन देखने को नहीं मिलता। वायरसेस जो है इसका एक एग्जांपल है कि वायरसेस हमेशा म्यूटेट करते हैं, जबकि वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है।
तो वहाँ पर आप देखोगे कि अभी जैसे कोरोना वायरस है, अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले कि इंग्लैंड के अंदर जो है कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। तो वो क्या है, वो कुछ नहीं है यार, वो म्यूटेट हुआ है। लेकिन ये म्यूटेट वायरसेस के अंदर पाए जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया, अमीबा और बाकी जो जीव है वहाँ पर ये देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगल डीएनए से होता है। और वैसे जो आपका वो है, क्या नाम है, वायरसेस, उसको हम तो सेल की कैटेगरी में डालते हैं, वो एक्सेप्शन में ही आता है। सेल के भी बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी वायरस को हम अलग रखते हैं बाकी सेलों से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तीसरी चीज़, तो अब सिंपल सी बात बताओ कि जितना वेरिएशन होगा वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा या जिसमें वेरिएशन कम होगा। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो जंगल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हिरन है, ठीक है। अब जितने भी हिरन है ना, सबका साइज सेम है और घास का साइज ये है, तो सारे के सारे हिरन उसको खा लेंगे। अब क्या है कि अगर मान लो जंगल में बारिश आई, पानी आई, मिट्टी की उर्वरता बढ़ गई और घास का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो उस केस में क्या ये जो हिरन है इस घास को कंज्यूम कर सकती है? इसका सिंपल सा जवाब होगा नहीं, नहीं कर सकती। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये एनवायरनमेंट से विलुप्त हो जाएगी। अब ये विलुप्त हो जाएगी तो इसका क्या ऑप्शन है? अगर मान लो जंगल के अंदर अलग अलग साइज के हिरन रहते हैं, मान लो एक इस साइज का है, एक इस साइज का है और एक इस साइज का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता, लेकिन ये तो कर लेता। तो ये जब सर्वाइव कर लेता तो उसके कारण इसकी जनसंख्या अस्तित्व में बनी रहती। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वातावरण में कोई भी परिवर्तन आता है तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके एक्सटिंक्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो एकदम से विलुप्त हो सकती है। क्योंकि अगर वो चेंज जो है उनको एक्सेप्ट हुआ, मतलब कि अगर मान लो पृथ्वी के औसत तापमान में चेंज आया, अब तापमान बढ़ गया, अब वो जो जीव है अगर वो उसको एक्सेप्ट कर पाया तो जीव सर्वाइव कर लेगा। अगर नहीं कर पाया तो क्योंकि उनमें विभिन्नता है नहीं, तो जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितनी भी संख्या हो बेशक उनकी, वो सभी के सभी क्या होंगे, एक छोटे से चेंज के कारण भी समाप्त हो सकते हैं। तो यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि भाई उसके अंदर वेरिएशन नहीं है, जिसकी वजह से उनके विलुप्त होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। समझ में आया? तो दोस्तों अब मैं बात करूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार की, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला आता है अपना खंडन, ठीक है। खंडन को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, वो बताऊंगा आगे। उसके आता है मुकुलन, विखंडन, विखंडन को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, उसका आता है रीजनरेशन, पुनरुद्वन। ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा यार डिबेटेबल टॉपिक है। कई लोग कहते हैं इट इज़ अ रिप्रोडक्शन, कई लोग कहते हैं नहीं होता रिप्रोडक्शन का पार्ट। क्यों नहीं होता या क्यों होता है, जब इस टॉपिक पे आएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। और फाइनली आते हैं आपके लास्ट में स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, और बाकी जो है ना वो छोटे छोटे से हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं खंडन की, तो खंडन मतलब होता है अलग होना, ठीक है, मतलब टूटकर 2 अलग भागों में बंटना। तो सबसे पहला आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को हिंदी में कहते हैं द्विखंडन। अब द्विखंडन मतलब, द्वि का मतलब होता है 2 और खंडन मतलब होता है भाग। तो इसी से इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो क्या होते हैं कि बेसिकली टूट कर 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। तो ये आपको देखने को किसके हिस्से में मिलेगा, तो ये मिलेगा एक अमीबा में, यूग्लिना में और पैरामीशियम में, ठीक है। तो जरा देखते हैं ये होता कैसे। मान लो कि ये आपका अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब क्या ये अमीबा मैच्योर हो चुकी है, ठीक है, और अब इसके बाद इसमें द्विखंडन की विधि चालू होगी। तो जो पहला स्टेप आएगा इसमें वो कुछ इस तरीके से आएगा, न्यूक्लियस फैलेगा, ठीक है। अगले स्टेप में बात करें हम तो कुछ इस तरीके से होगा ये। उसके बाद अगले स्टेप की बात करें हम तो उसके अंदर जो है कुछ इस तरह से क्लोज आएगा। और उससे अगले स्टेप की बात करें तो बेसिकली क्या है कि इस तरीके से 2 अमीबा टूटकर अलग हो जाएगा। तो इसे कहेंगे हम मदर अमीबा, ठीक है, क्योंकि इसने क्या करा है भाई, बच्चों को जन्म दिया है, ठीक है। और ये जो दोनों आए तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम डॉटर अमीबा, ठीक। अब ये जो डॉटर अमीबा है ना, इसको डॉटर ही क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि जब ये मैच्योर होंगे तो ये भी क्या होंगे, टूटकर 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे और इस तरह ये अपनी संख्या बढ़ा लेंगे। समझ में आया? एक और यूग्लिना का एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं कि उसमें किस तरीके से होता है।
देखो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे अमीबा है, अमीबा तो भाई देखो फिक्स शेप होता नहीं, तो कहीं से भी ये टूट जाए, चाहे वो इधर से टूट के अलग हो जाए, या हो सकता है वो इधर से टूट के अलग हो जाए, इधर से टूट के अलग हो जाए, या इधर से हो जाए, तो वो कहीं से भी टूट के अलग हो सकता है। लेकिन यूग्लेना के अंदर ऐसा केस नहीं होता। तो चलिए उसका एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ अमीबा की, तो अमीबा का आपको पता ही है कोई फिक्स शेप तो है नहीं, लेकिन यूग्लेना की बात करें तो उसका ना फिक्स शेप होता है कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से निकलता है। तो अब इस केस के अंदर अगर हम बात करें कि डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि देखो अब मैंने आपको अमीबा का एग्जांपल लिया था, वहाँ पर क्या था कि वो कहीं से भी डिवाइड हो सकते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन यूग्लेना कैसे होगा, तो उसके अंदर क्या है ना, जब भी अगर ये बाइनरी फिजन होगा तो याद रखना ये कुछ इस तरीके से होगा, ये पूरा पार्ट जो है ना इसका दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिनका फिक्स शेप होता है तो उसके अंदर अगर बाइनरी फिजन हो तो उसका भी एक फिक्स स्ट्रक्चर है कि उसकी बॉडी टू इक्वल पार्ट में नहीं, सिमेट्रिकल, जैसे आपने 6th क्लास में मैथ में पढ़ा होगा कि दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाना, तो वो सिमेट्रिकल ही होगा, ठीक है। जबकि अमीबा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आया? अगर मैं बात करूँ अब मल्टीपल फिजन की, ठीक है, तो मल्टीपल मतलब होता है बहु, और फिजन मतलब होता है खंडन या विखंडन। तो बहुखंडन जो है, ठीक है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे। अभी जो हमने पिछला पढ़ा उसमें क्या था कि अमीबा 2 टुकड़ों में बट रहा था, या एग्लूना जो था वो 2 टुकड़ों में बट रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक बार में एक की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ती है, तो हम एक प्लाज्मोडियम का एग्जांपल लेते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये बेसिकली मलेरिया बीमारी सुनी होगी आपने। मलेरिया बीमारी जो है उसमें जो एलगी आपकी बॉडी में जाता है, या वायरस आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो वो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम किस तरीके से होता है, तो जैसे मान लो प्लाज्मोडियम का एक वो है, तो इसके ऊपर एक वॉल बन जाएगी, ठीक है। वॉल बनने के बाद अंदर टूट टूट के और बहुत सारे बनते चले जाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके अपने आप ही संख्या ही अपनी बढ़ाएंगे। अभी ये बाहर नहीं निकले, अभी वॉल के अंदर ही हैं, ठीक है। और जब ये इस तरीके से अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, जब ये संख्या बढ़ जाएगी तो ये इस तरह से फट जाएगा, ठीक है। और ये फटने के बाद क्या होगा कि ये निकल कर यहाँ पे इसका अपना हो जाएगा, इधर अपना, और इस तरीके से बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे। अब इसका अपना बन जाएगा, इसका अपना बन जाएगा, और ये भी फिर अपना अपना क्या करेंगे, संख्या बढ़ाने लग जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये भी भर जाएगी पूरी। जब ये पूरा भर जाता है आपका, तो भरने के बाद क्या होता है, ये जब भर गया पूरा इस तरीके से, और इस तरीके से ये भी भर गया, तो वापस वही यहाँ पर होगा, और ये यहाँ से टूटकर फिर से इस तरीके से निकल जाएंगे। तो एक बार में आप देख रहे हो कि कितनी संख्या में इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो क्योंकि बहुत सारी संख्या एक साथ बनती है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। और इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम, जो कि ऑलरेडी एक एल्गी है, ठीक है, एल्गी हो गया। उसके अलावा स्पोरोजोनस, ये सारे जो हैं इसी के एग्जाम्पल है। ये अपनी संख्या क्या होते हैं, बड़ी रैपिडली बढ़ाते हैं। और आपने देखा होगा अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो उसकी हालत जो है 2 से 3 दिन में बिगड़ने लग जाती है काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनकी जो संख्या है लगातार बॉडी के अंदर क्या होती है, काफ़ी रैपिडली बढ़ती है, जिसके कारण क्या है, व्यक्ति और ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो गाइज अब बात करते हैं मुकुलन की, यानी कि बडिंग की। बडिंग होता क्या है, बड मतलब क्या था, मुकुल। मुकुल मतलब एक नई कली निकलना, ठीक है। मान लो आपने देखा है पेड़, जैसे पेड़ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ बट आप लिखना मत इसके बारे में। पेड़ जब होता है बारिश के मौसम में, आपने देखा होगा, बसंत ऋतु के बाद जो है नई नई कलियाँ निकलती है इस तरीके से, ठीक है। तो उसे ही हम मुकुलन कहते हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी पेड़ पौधों के बारे में बात नहीं कर रहे, और पहली बात तो पेड़ पौधों के अंदर जो है रिप्रोडक्शन का ये मेथड यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। तो जस्ट मैंने समझाने के लिए लिया था आपको। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो मुकुलन क्या होता है, जब कोई जीव जो है, यानी कि कोई एकल कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय, जिसके अंदर क्या होता है कि एक नए जीव का निर्माण किसके द्वारा होता है, मुकुल के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ तो जैसे मान लो आपका अमीबा है, ठीक है, ये मान लो अमीबा है, मैच्योर अमीबा, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर इसी अमीबा को हम लें दोबारा, तो इसमें जो है ना छोटा सा एक बर्ड निकलेगा इस तरीके से, ठीक है। अगले स्टेप में अगर हम जाएं तो इसी अमीबा के अंदर थोड़ा सा डायग्राम घटिया बन रहा होगा, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये थोड़ा और डेवलप हो जाएगा इस तरीके से। और अगले स्टेप में देखते हैं, तो हम अगर ये पूरा ही डेवलप हो जाए
इस तरीके से, तो वो क्या होगा बेसिकली टूट कर यहाँ पर अलग हो जाएगा और फाइनली हम कह सकते हैं कि दो नए आपके हाइड्रा या वो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मुकुलन है। मुकुलन क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर एक नया मुकुल निकला यानी बर्ड निकला, इसे बर्ड कहते हैं हम। और इस बर्ड जो है धीरे धीरे डेवलप हो, और जब डेवलप होने के बाद जैसे ये मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद ये क्या होता है बॉडी से अलग हो जाता है और दो अलग अलग हाइड्रा बन जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ईस्ट है। ईस्ट देखा होगा, ईस्ट जैसे मान लो ये है गोल, ठीक है, तो उसी में इस तरीके से मुकुलन निकलता है और इसके बाद ये टूट कर क्या हो जाते हैं, दो अलग अलग हो जाते हैं और सब में इसी तरीके से निकलते हैं। तो आपसे बोला जाए मुकुलन के एग्जाम्पल दो, तो आप कह सकते हो कि मुकुलन के एग्जाम्पल दो हैं। एक तो अपना हाइड्रा हो गया और दूसरा अपना क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है, जिसे खमीर कहते हैं हिंदी में। अगर हम बात करें विखंडन या फ्रेगमेंटेशन की, तो ये जो है ना स्पाइरो गायरा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये नहीं होगा स्पाइरो गायरा। ठीक है, तो स्पाइरो गायरा होता क्या है, तो इसके डायग्राम में बड़ा मज़ेदार। स्पाइरोगायरा में क्या है कि मान लो ये मैच्योर हो गया। ठीक है, मैच्योर होने के बाद क्या होगा, पानी का तेज फ्लो हो या हवा चले, कुछ भी हो, वैसे तो पानी में होता है, तो पानी के फ्लो की वजह से क्या होगा, मैच्योर होने के बाद ये टूट जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर दो पार्ट बन जाएंगे इसके। एक पार्ट तो ये रहेगा अपना, और एक पार्ट अपना ये हो जाएगा। अब क्या है, ये दोनों के दोनों पार्ट जो हैं, ठीक है, अब ये मैच्योर हो गया, टूट के ये दो बन गए। जब ये दो टूट जाएंगे तो ये भी क्या होंगे, अपने आप डेवलप होके कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। और उसी प्रकार से ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ये टूटा है तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। और ये तभी होता है जब क्या हो, ये प्रॉपर पूरी तरह से क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। और मैच्योर होने के बाद क्या है कि हवा का झोंका या तेज पानी के बहाव से टूटकर दो से अधिक टुकड़े भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, विखंडन और खंडन में यही अंतर है कि ये जरूरी नहीं, अभी मैंने एग्जाम्पल में दो टुकड़े लिए हैं, मे भी हो सकता था इसके कितने टुकड़े हो जाएं, तीन टुकड़े हो जाए। ठीक है, तो तीनों टुकड़े आपस में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। तो दो या दो से अधिक टुकड़ों में ये बट जाता है और सभी के सभी टुकड़े क्या होते हैं, मैच्योर होकर फिर वापस इसी तरीके से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन या जनन की क्रिया कर। अब बात करें पुनरुत्थान की, तो ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, हो सकता है कई लोग कहें कि यार ये तो रिप्रोडक्शन का पार्ट ही नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हो। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है। ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा सा कह सकते हो डिबेटेबल टॉपिक है। कई लोग कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है, कई लोग कहते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो क्यों है और क्यों नहीं है, इसको देखने के लिए एक डायग्राम को समझते हैं। जैसे मान लो ये आपका जीव है, ठीक है, हाइड्रा। अब क्या हुआ कि ये किसी कारणवश क्या हुआ, इसको तोड़ दिया गया इस तरीके से। अब ये तीन हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा तो अपना ये हो गया, एक हिस्सा अपना ये हो गया और एक हिस्सा अपना ये हो गया। अब तीनों जो हिस्से हैं वो अलग अलग डेवलप हो जाएंगे। इसमें ये नीचे वाला जो पार्ट है ये डेवलप हो गया। ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा डॉट डॉट से बना देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। ये डेवलप हो गया। और इस वाले की बात करूं मैं तो ये पूंछ थी, तो इसमें जो है ये वाला पार्ट जो है वो डेवलप हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये तीनों भाग अलग अलग बटे और तीनों एक जीव में कन्वर्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर इशू पता है क्या है, इशू ये है कि जब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि ये किसी हवा या किसी और चीज़ से टूटने के बाद अगर विखंडित हो जाए तो सभी के सभी पार्ट डेवलप हो जाते हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अपने आप नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मान लो कि आपका हाथ लग गया और ये टूट गया तो ये अलग अलग बढ़ जाएगा, तो ये बेसिकली किसी और के थ्रू हो रहा है। तो इसीलिए कई वैज्ञानिक इसको क्या कहते हैं, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन का पार्ट क्यों नहीं कहा जाता, तो आप कहोगे क्योंकि इसके अंदर जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो किसी और जीव के कारण होते हैं। क्योंकि अगर वो
अगर ये मान लो खंडित ही नहीं हुए, टूटे ही नहीं किसी कारण से, तो क्या इसमें क्या ये अलग अलग डेवलप हो पाएंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं। इसका अगर हम अगर मैं बात करूं कि ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये पेपर में पूछा क्या जाएगा, तो पूछा जाएगा भैया ये विखंडन जो है यानी कि जो पुनर्रुद्वन है, इसको रिप्रोडक्शन का पार्ट क्यों नहीं माना जाता? तो आप कहोगे इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसके विखंडन में किसी और के द्वारा अगर विखंडन होगा तभी ये पुनर्रुद्वन की क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर डेली लाइफ में अगर हम देखें तो कभी आपने छिपकली को नोटिस करा है? नहीं करा तो अब की बार करना। और अगर कभी छिपकली को चप्पल अप्पल मारा हो तुमने तो देखना कि अगर छिपकली है तो उसका जो पूंछ है, ठीक है, वो टूट कर अलग हो जाता है और वो पूंछ हिलने लगती है और फिर आपका ध्यान पूंछ की ओर जाता है और छिपकली गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो छिपकली अगर आपको दोबारा दिखेगी तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे नए पूंछ की शुरुआत हो रही है। तो वो भी क्या है, वो भी रीजनरेशन का एक पार्ट मान सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो उसका बॉडी पार्ट अलग हो गया था, वो दोबारा पूंछ आगे चिपकेगी नहीं उससे, बल्कि क्या होगा, जहाँ से पूंछ टूट गई वहाँ पर एक नई पूंछ का जन्म हो जाएगा और वापस वो पूंछ जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइज अब पढ़ेंगे हम स्पोर फॉर्मेशन। आप कहोगे भैया या सर जो भी कह लो आप, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पहले लिखा है पर आप स्पोर फॉर्मेशन का बता रहे हो। वो इसलिए बता रहे हो क्योंकि ये थोड़ा छोटा है और ये मेन है, तो इसको पूरे बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको लास्ट में समझाऊंगा। तो देखो क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन, क्या होता है, राइजोपस होता है। राइजोपस नाम सुना होगा, बैक्टीरिया होता है ये बेसिकली ब्रेड के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। कभी ब्रेड को क्या करना, घर के अंदर कोई अंधेरा सा कोना हो या फ्रिज हो तो उधर कोई गिरा दो या 2-3 दिन के लिए रख दो। उसके बाद अगर आप उसको देखते हो तो वो हरे कलर का या डार्क डॉट कलर का दिखेगा। तो एक्चुअली में उसका रंग कैसे चेंज हुआ, तो वो इस वायरस की इस बैक्टीरिया की वजह से हुआ, राइजोपस की। क्यों? क्योंकि देखो राइजोपस जो है ना, ये करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की क्रिया। अब ये होता क्या है भैया, तो भैया ये होता ये है कि जब ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या ये फूटेगा और फूट के दाना जो है ना, इसके जो स्पोर्स हैं वो पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। चाहे अभी आप कहो आपके घर के किसी भी कोने में फैले होंगे, आपके बेड पे, कपड़ों पे, हर जगह है ये, ठीक है। तो फिर हर जगह है तो हर जगह में नज़र क्यों नहीं आता, सवाल ये भी है। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये तब तक पौधे में या उसमें कन्वर्ट नहीं होते, अपने आप को मैच्योर नहीं करते जब तक कि इन्हें फेवरेबल कंडीशन ना मिले। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके घर में जो किचन के अंदर चना रखा हुआ है बोतल में, तो क्या उस चने में अपने आप पेड़ उगाया? नहीं। गेहूं रखे, क्या गेहूं में अपने आप अंकुर आ गए? नहीं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपने उसको पानी में नहीं डुबाया, जबकि आप पानी में डुबोते और 2-3 दिन रखते तो अपने आप उसमें अंकुर निकल के आ जाते हैं। तो वही कंडीशन इसके लिए है। तो भाई सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन है ह्यूमिडिटी चाहिए इसको। ह्यूमिडिटी होगी, डार्क होगा यानी अंधेरा, ठीक है, और मॉइस्चर होगा। जब ये तीनों चीज़ें इसको मिल जाती हैं तो वहाँ पर ये क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है। तो इसीलिए मैंने ब्रेड का एग्जांपल लिया कि ब्रेड को जब हम उसके क्या नाम है फ्रिज में या कहीं कोने में गिर जाए, अंधेरे में रहे, तो उसके ऊपर ये चीज़ देखने को मिलता है। ब्रेड में या हमारे घर का जो गीला कूड़ा होता है वहाँ पर, वो इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पर इसको ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक पर चलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि जितने भी मैंने अब तक बताए हैं ये बहुत ही ईजी है और आई थिंक कि आपको एक बार वीडियो देखी तभी याद हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, इसमें कई सारी चीज़ें आने वाली है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्यों इसको यूज़ करा जाता है, ठीक है, और ये किस तरह से बेहतर है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए तो बात करें अगर हम अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो यार कभी तुमने सोचा है कि लाइक केले का कभी बीज देखा है? नहीं, पर उसका भी पौधा होता है, कैसे उगता होगा। गुलाब का फूल देखा है? उसमें बीज तो होता नहीं, फिर उसको कैसे उगाते हैं। या और भी कई एग्जाम्पल, जैसे आलू है, शकरकंद है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में बीज तो होता नहीं, फिर इसको उगाया कैसे जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ पर हम क्या करते हैं, पत्तों के द्वारा, तने के द्वारा या जड़, यानी कि इंग्लिश में लीव्स, स्टेम और रूट्स, इनके द्वारा जब हम एक नए प्लांट को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक आवर्धन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक या का मैन मेड कह लें। तो नेचुरल में क्या होता है, जैसे कि वर्ड से पता लग रहा है आपको, नेचुरल मतलब होता है कि अपने आप होना। जैसे कभी बांस का आप पौधा देखा है, कभी गांव गए हो
तो बांस में देखना कि बारिश, गांव में जब आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछोगे तो वो कहेंगे ना बेटा ये जो बांस का पौधा है ना हम एक बार लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है हर साल इसके जड़ में से एक नया पौधा निकल जाता है। ठीक है, तो उसको बार बार रोपने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप एक बांस काट लो, उसका जड़ लगाओ तो उस जड़ से ही अगले साल फिर से एक नया पौधा निकल जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि नेचुरल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करा। ठीक है, कुछ पौधों में नेचुरली पाया जाता है, जैसे ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम के पत्तों पे थोड़े थोड़े बर्ड उगाते हैं, फिर वो बर्ड मैच्योर होकर गिर जाते हैं और फिर ज़मीन से वो पौधे बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल है। लेकिन कुछ क्या होते हैं, मैनमेड होते हैं, जैसे कि गुलाब का पौधा आपने देखा होगा, डाली काट के हम लगा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैनमेड में आती है। तो चलिए हम इसके मेथड्स के ऊपर चर्चा करते हैं, इसके क्या क्या मेथड है, और लास्ट में बताऊँगा इसके एडवांटेजेस। गाइस अगर मैं बात करूँ कटिंग की, ठीक है, तो कटिंग मेथड ऐसा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी पौधे की डाल को काट देते हैं, काट कर क्या करते हैं हम गमले में लगा देते हैं, और उससे क्या होता है एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस मेथड का जो एग्जाम्पल है वो आप कह सकते हो रोज़ का। ठीक है, रोज़ के अंदर हम क्या करते हैं, इसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा, रोज़ हो गया, अड़हुल का फूल हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर हम बेसिकली इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि मान लो कि ऑलरेडी एक डाली जो है वो लगी हुई है। ठीक है, मान लो ये लगा हुआ है इस तरीके से पेड़, और हम क्या करेंगे एक पेड़ में से, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, उसमें से एक डाली को तोड़ेंगे, और डाली को काटने के बाद हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से इसको काट के यहाँ पर उस डाली को लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे टेप और पन्नी से इसको बिल्कुल सील कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप करते हो तो इस मेथड को कहते हैं ग्राफ्टिंग, क्योंकि हमने इसको क्या करा, ग्राफ्ट कर दिया दूसरे पौधे में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कुछ दिनों बाद ये आपस में चिपक जाएंगे और यहाँ से नए पौधे का निर्माण होना चालू हो जाएगा। तीसरा आता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, मान लो कि कोई पौधा है, ठीक है, जिसमें इस तरह से फूल निकले हुए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इस डाली को लेना है और कुछ इस तरीके से ऐसे कर देना है। यानी कि यहाँ पर हम रख देंगे मिट्टी, और मिट्टी रखने के बाद रोज़ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो पानी डालने के बाद 10 से 15 दिन में क्या होता है कि ये जो डाली थी ये जड़ पकड़ लेगी मिट्टी में, और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको कट कर देंगे, और कट करने से क्या हो गया, ये एक नया पौधा बन गया। तो क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ाई है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लेयरिंग कहते हैं। और ये आपको देखने को मिलता है जैस्मीन में, और ये वाला जो प्रोसेस मैंने बताया था ये मिलता है आपको देखने को। अगर मैं बात करूँ टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर जो है बेसिकली हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल पौधों के लिए। ऑर्नामेंटल पौधे क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स या बड़े बड़े लोगों के घरों में होते हैं सजावटी, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो। इन पौधों को बेसिकली हम क्या करते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू उगाते हैं। टिश्यू कल्चर होता है क्या, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, किसी पौधे का एक सेल ले लेंगे, उसको फेवरेबल कंडीशन देंगे, और फेवरेबल कंडीशन में सेल का आपको पता ही है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो डिवाइड होता है, और डिवाइड हो के क्या हो जाएगा, टिश्यू का रूप ले लेगा। और टिश्यू से बनने के बाद जब वो पौधा बन जाता है तो उसके बाद उसको घर में प्लांट कर दिया जाता है। तो आमतौर पर जो टिश्यू कल्चर का प्रयोग है वो किस में करा जाता है, वो करा जाता है हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर। समझ में आया? अब मैं बात करूँ इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तो भाई सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि हम उन पौधों को भी उगा सकते हैं जिसमें बीज उत्पन्न ना होते हो, जैसे कि केले हो गए। करें तो देखो भाई एक और एडवांटेज इसका ये है कि जैसे कोई पौधा है बूढ़ा हो गया, या उसका टेस्ट, जैसे आम का पौधा देखो, कई आम के पौधे ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट एक नंबर का होता है, तो अब चाहते हो कि आप उसके टेस्ट में कोई चेंज ना आए, तो उस तरह के पौधे में हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ग्राफ्टिंग मेथड का यूज़ करेंगे और ईजिली उसको उगा सकते हैं। उसके अलावा ऑर्नामेंटल पौधे जो होते हैं जिनको हमें अधिक मात्रा में उगाना है और उसको हम धूप में नहीं उगा सकते, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम लैब्स में तैयार करते हैं, और इसके अंदर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रयोग करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा जितना भी पढ़ाया मैंने, और नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट में बताओ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।